जितने भी हैं, लेट्स बिगिन टुडे। बेसिकली सेकंड टॉपिक जो है वो मुझे डिस्कस करना है फ्रॉम लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन, व्हाई वी नीड पाइथन और हाउ डू वी सेट अप पाइथन एनवायरनमेंट इन वीएस कोड, ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी। और साथ साथ लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पाइथन का बेसिक सिंटेक्स और इंडेंटेशन के ऊपर बात की थी। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी। टुडे lecture 2, primarily we will focus on variables and writing expressions. Okay, this is something that we did already in lab, so mostly things would be familiar, but certain basic concepts in Python regarding variables and expressions are quite important, so we need to understand that. Okay, so this is the outline. Again, I have already prepared a detailed course plan. So part of that is that week 2 we will be covering that. So I will be sharing the course plan hopefully by today or by next class with you guys, ताकि आप लोगों का आइडिया हो कि भाई हमने पूरे कोर्स में कितना काम कवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेट इसीलिए मैंने जैसे कहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद बच्चों के कितना बिहेवियर है, कैसा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रोग्रामिंग पीछे कितनी अच्छी की हुई है, उस पर डिपेंड होता है कि फिर हम कितना आगे तक कोर्स को लेके जा सकते हैं। एक्चुअली मैटर वो करता है। तो उस हिसाब से शुरू के टॉपिक्स तो बेसिकली वही है। आफ्टर समझो मिड के बाद आखिरी के कुछ टाइम पे ना फिर हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स को टच करेंगे। जैसे मैंने कहा देयर आर मेनी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि जरा मुझे पता चले कि आप लोग हाउ गुड यू गाइज आर, कि मैं वाकई उतने लेवल पे आगे जाके बात कर सकूँ कि नहीं कर सकूँ। ठीक है, तो इस वजह से लेट। सो खैर, सीम्स ऑल ओके फॉर नाउ। तो होपफुली बाय नेक्स्ट वीक मैं फाइनल प्लान बना के ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि इस पूरे रिमेनिंग वीक्स जो हैं 10-12 जिसमें हम कितना काम करेंगे। ठीक है, सो टुडे बेसिकली हमें थोड़ा सा कमेंट्स के ऊपर बात करनी है, इट्स अ कॉमन सिंपल थिंग। उसके बाद पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर उसके जितने तमाम बेसिक डिटेल्स हैं वो हमने पाइथन के अंदर टच करनी है। Okay, comments, we all know what exactly comments are. Comments are quite useful. Basically उनका पर्पस ये है कि हम कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन इग्नोर करने के लिए कुछ डेटा दें। ठीक है, कमेंट्स जनरली आर जस्ट लाइक नोट्स फॉर द डेवलपर इटसेल्फ। वो एक डेवलपर के लिए, एक प्रोग्रामर जो काम कर रहा है वो अपने लिए कुछ नोट्स बनाता है प्रोग्रामिंग के दौरान, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। ये ना कंपाइलर के लिए होता है ना एंड रिजल्ट के लिए होता है। कमेंट्स का अफेक्ट ना कंपाइल टाइम पे होगा ना एंड रिजल्ट पर होगा। ये वो लाइन ऑफ कोड्स हैं, वो डेटा होगा आपके कोड के दरमियान में जो सिर्फ डेवलपर अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके अंदर फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, क्यों इस्तेमाल कर सकता है, किस वजह से, उसकी मर्जी है। कमेंट्स इन पाइथन हैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सिंपली जस्ट लाइक इन जावा, जब जावा में हम काम करते हैं तो जावा के अंदर हम डबल बैकस्लैश लगाते हैं फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। इसी तरह अगर जब आप मल्टी लाइन कमेंट देना होता है तो हमें बैकस्लैश स्टैटिक लगाना पड़ता है। यही चीज सी लैंग्वेज के अंदर भी है, सी प्लस प्लस के अंदर भी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। मोस्ट लैंग्वेजेस डबल बैकस्लैश को फॉलो करती हैं। आई थिंक इवन सी शार्प भी डबल बैकस्लैश को फॉलो कर रही है, वेयर एज पाइथन के अंदर हम हैश साइन देते हैं। ठीक है, सिंपली हैश, जिस लाइन के आगे आप हैश लगाओगे वो कमेंट हो जाएगी, कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा एंड इट विल नॉट बी रेंडर्ड ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, उसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंपाइलर उसको नहीं पड़ेगा, जस्ट नोट्स टू योरसेल्फ है। मल्टी लाइन कमेंट्स के हवाले से एक और चीज कल भी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी। बेसिकली इन पाइथन देयर आर नो डायरेक्ट मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को कमेंट देना है तो मैं हर लाइन के पहले हैश 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 लगाऊंगा। ठीक है, सो टेक्निकली पाइथन के अंदर सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट हैश आता है। जो भी चीज हैश के साथ हम लिखेंगे वो कंप्लीटली इग्नोर्ड हो जाएगी और कुछ नहीं लाएगा। लेकिन देयर इज अ स्मॉल ट्रिक, और एक यूं कह लो कि एक स्मॉल सा लूप होल है पाइथन के अंदर जिसके तहत हम मल्टी लाइन कमेंट्स को अचीव करते हैं, और वो है यूजिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है कि पाइथन विल इग्नोर स्ट्रिंग लिटरल्स दैट आर बेसिकली नॉट असाइंड टू अ वेरिएबल। ठीक है, अभी इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के हम स्ट्रिंग के साथ और मैं तफसील में जाऊंगा कि ये गेम क्या हो रही है। इशू ये होता है कि अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें पता है हम डबल कोटेशंस में साथ देते हैं, और अगर हम ट्रिपल कोटेशंस दे रहे हैं तो उसको लॉन्ग स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा होता है, सेम डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। लेकिन अगर स्ट्रिंग आप किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे, बाकी लैंग्वेजेस में ये एरर आ जाता था। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में ये एरर आता है कि यार एक स्ट्रिंग स्टार्ट की है और दूसरी स्ट्रिंग एंड की है और आपने उसको किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया और उसका बीच में एक स्टेटमेंट आ गई है, इसका कोई मकसद नहीं है। जावा 100% एरर देगा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, ये तमाम लैंग्वेजेस और भी जितनी भी होंगी मोस्टली एरर देती हैं। पाइथन में ये उन्होंने थोड़ा सा लूप होल या तो जानबूझ के छोड़ा है या किस वजह से रह गया है कि अगर आपने 3 इनवर्टेड कोटेशंस दी और 3 इनवर्टेड कोटेशंस बंद की तो वो स्ट्रिंग कहलाती है कंप्लीट, और उसको अगर आपने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया हुआ
तो वो एरर नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वे वी एक्चुअली एंड अप क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन कमेंट। तो इस हिसाब से हम मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं। तो ये टेक्निकली मल्टी कमेंट का सिंबल नहीं है, स्ट्रिंग का है, बट स्ट्रिंग ऐसी जो किसी वेरिएबल को असाइन नहीं की हुई, तो पाइथन उसको इग्नोर कर देगा कंपाइलर, हैंस वो कमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो ये एक ट्रिक अराउंड होती है, एक वे अराउंड होती है कि हम पाइथन में कमेंट्स ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना 90% आई प्रेफर पर्सनली, जहां भी जितना मेरा भी कोड आएगा आपको हैश मिलेगा और हैश के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। नाउ वेरिएबल्स अगेन आर समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन आवर जावा लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जो आपने पढ़कर आए। बेसिकली वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज अ कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर्स मींस दे आर a simple container, they are simple box, they are simple placeholders जिसके अंदर हम डेटा को सेव करते हैं। उसका बेसिक मकसद हमारे पास ये होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जब कभी भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने के लिए उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करना होता है। ठीक है, हमने कहा सही। अब वो जब वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो डेटा है उसकी जो वैल्यू है, उसको जब वो मेमोरी में स्टोर कर रहा है तभी उसके ऊपर प्रोसेस कर सकता है। दैट्स हाउ प्रोसेसर वर्क्स। प्रोसेसर फिर उसको मेमोरी से रीड करता है। अब जब उसको रीड करने जाएगा तो वो मेमोरी में जो वैल्यू है उसको किसी न किसी रेफरेंस से पुकारना पड़ता है, कोई ना कोई प्लेस होल्डर, कोई नाम, किस तरह में पता चले कि यार ये वैल्यू है और उसको मैं कैसे टाइम करूं। ठीक है, स्पेशली जब हम उसको प्रोग्रामेटिकली हैंडल करते हैं, तो प्रोग्रामेटिकली वैल्यू 10 है। अब 10 तो एक दफा इस्तेमाल होगी, अब अगली दफा दोबारा अगर मुझे 10 को उसी 10 को इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूं? अगर मैं दोबारा डिक्लेयर किया तो अब नया 10 वेरिएबल क्रिएट होगा और मेमोरी में एक और 10 की स्पेस जगह कॉपी होगी। फिर मैंने तीसरी दफा एक और 10 को यूज करना है, वैल्यू भी वही है। अब दोबारा जब 10 को यूज करना है तो मुझे दोबारा अगर मैं सिर्फ 10 लिखूंगा तो वो तीसरी दफा मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा। पहले 10 के लिए अलग किया, फिर दोबारा 10 लिखा, फिर अलग किया, फिर तीसरी दफा 10 लिखा, फिर अलग किया। हैंस एक ही वेरिएबल डेटा के ऊपर काम करने के लिए मुझे 3 दफा मेमोरी अलग अलग एलोकेट करनी पड़ी, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि आप क्या करो। उसने आपने कहा 10 को स्टोर करो, उसने 10 की जगह लगाई मेमोरी में, काम किया। फिर आपने कहा 10 पे काम करना, फिर उसने एक और में जगह लगाई। तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो ये इश्यूज हमारे पास आते हैं। उसको रिजॉल्व करने के लिए कंटेनर बनाएगा जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। या जब आपने 10 सेव किया ना, अब उसको पीछे एक वेरिएबल नाम लगा दो, ताकि आपको पता हो कि यार इस ए विल बी पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी एड्रेस। वो जो वेरिएबल होगा वो एक्चुअली मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है कि मैंने एक मेमोरी एड्रेस में एक जगह पे ये 10 वैल्यू सेव की है, ये 10 वेरिएबल की वैल्यू सेव की है। हेंस अब जब भी कभी मुझे प्रोसेस करना है डेटा को, उस 10 को, मैं 10 को डायरेक्टली मेमोरी से नहीं पुकारूंगा, मैं वेरिएबल को पुकारूंगा कि भैया तुमने जो डेटा सेव किया था ना, वो वेरिएबल में डेटा ला के दो। अब उस एक वेरिएबल को मैं 10 दफा पुकार सकता हूँ। हेंस वो वैल्यू 10 10 10 10 में बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। दैट्स द होल बेसिक आइडिया ऑफ इट, to reuse the data, to be able to access the data, to be able to save memory space as well. तो वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास इस सेंस में आ जाता है। ठीक है, मैंने कहा वेरिएबल के बगैर भी डेटा पे काम किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें ये 2-3 कॉमन इश्यूज आ जाते हैं। और भी बहुत सारे थे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया कि हाँ यार अगर वैल्यू रख रहे हैं, अब उसको मुझे वैल्यू को रीड करना है, तो मुझे कैसे रीड करना पड़ेगा? तो मुझे मेमोरी एड्रेस चाहिए होगा, और फिर मेमोरी एड्रेस का मैं एक दफा तो ले लिया, दोबारा कहाँ से आया? तो हर दफा मुझे मेमोरी को क्यूरी करनी पड़ती है। तो बेसिकली वेरिएबल बनाने का मकसद ये कि एक वेरिएबल बना दो, उसमें वो मेमोरी एड्रेस डाल दो कि यार इस मेमोरी एड्रेस पे ये वैल्यू मैंने सेव की। अब इट बिकम्स मच मोर इजी टू एक्सेस दैट वेरिएबल वंस वी हैव द डेटा। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल्स का डेटा आता है। अब वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती है हमारे पास। एक चीज कहलाती है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सिंपल कॉन्स्टेंट्स हैं अभी ये। दिस मीन्स कि जब आप वेरिएबल 10 रखते हो तो वो 10 मेमोरी में जाके डायरेक्ट स्पेस एलोकेट कर देता है। 200 किया, जैसे प्रिंट 200 कर दिया, तो 200 डायरेक्टली मेमोरी में जाके स्पेस को रिजर्व कर दिया। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। मींस कि डायरेक्ट एक वैल्यू है और वो मेमोरी में गई हुई, अब इसको दोबारा उस वैल्यू को दोबारा मैं नहीं पुकार सकता, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि यार ये कौन सी मेमोरी एड्रेस पे सेव हुआ था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब आप प्रिंट 1 2 3 करते हो, तो दैट मींस कि प्रिंट किया, वैल्यू 1 2 3 उठाई, वो डायरेक्ट मेमोरी में गई, सेव हुई और प्रोसेस हुई। अब उस मेमोरी लोकेशन को दोबारा मैं नहीं टच कर सकता, क्योंकि पता नहीं कौन सी एड्रेस थी, मैंने उसका एड्रेस कहीं सेव अपने पास नहीं किया। इन डेटा को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट थे, आए, प्रिंट हुआ, चले गए। अब अगर मैं प्रिंट वाले इस 1 2 3 को दोबारा यूज करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेमोरी में डाल दिया। अब उसको पुकारने के लिए मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जिससे मैं उस 1 2 3 को दोबारा कॉल कर सकूं। समझ में आई बात? इसीलिए फिर हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डंपिंग द डेटा ऑन अ मेमोरी,
Every time you need to process it, you need to dump it on the memory. That creates a lot of complications. So to resolve that, what we do is we create variables. ठीक, तो हमने सिंपल एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल x बनाया, इक्वल्स, उसमें वो वैल्यू डाल दी. अब जब कभी भी मुझे वो वैल्यू चाहिए होगी, मैं x को पुकारूंगा, x उस वैल्यू को उठा के ले आएगा. तो इन दिस केस वी हैव अ सिंपल मेमोरी बॉक्स. ये मेमोरी बॉक्स आ गया. फॉर एग्जांपल मेमोरी में हमने 12 सेव किया, ये x उसको रेफर कर रहा था. तो टेक्निकली x is basically considered as a variable that holds the address of memory where that variable's value has been saved. तो x एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास वो मेमोरी एड्रेस है कि जो डेटा था वो आपने कहां सेव किया. तो सारा जो असल गेम आती है उस वेरिएबल की आती है. अब उस वेरिएबल के तहत, क्योंकि उसको अब पता है कि यार ये वैल्यू डेटा मेमोरी में कहां सेव है, तो जितनी दफा मैं x को यूज करूंगा उतनी दफा वो डेटा हमारे पास सेव हो रहा होगा. दैट्स हाउ हम जो मेमोरी की मल्टीपल कंजप्शन है और डेटा को हम बड़े इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ बेसिकली वेरिएबल वर्क्स. ऑब्वियसली फिर इसका दूसरा एडवांटेज ये मिला कि जब मैं चाहूं तो इसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूं. ठीक है, अगर आप वेरिएबल्स नहीं यूज कर रहे तो दूसरा जिसका प्रॉब्लम आता है ना कि एक दफा वही मैंने कहा 1 2 3 आपने मेमोरी में राइट कर दिया, अब मुझे उसको चेंज करना है, मैं नहीं कर सकता, वो तो चला गया ना, मेमोरी एड्रेस आया मेरे पास ना क्या. Because we save that data inside a variable, hence we are able to access it, process it and change it. So once you have a variable, you use it, x is equals to 12, तो पहले वो 12 सेव हो गया था. अब मैं x is equal to 100 किया तो अब क्या होगा कि x के पास जो मेमोरी एड्रेस है ना, उसी एड्रेस पे जाके अब वो नई वैल्यू को ओवरराइट कर देगा. पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी, अब नई वैल्यू 100 ओवरराइट होगी. तो अब जब आप x को पुकारोगे तो वो नई वैल्यू को रिडायरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें रीयूजेबल और मेमोरी सेविंग का कॉन्सेप्ट बना. वरना एवरी सिंगल टाइम फॉर एवरी टाइम मैं 100 करता, 1 2 3 पहली वैल्यू डाली, उसके लिए मेमोरी अलग एलोकेट की, फिर 100 डाली, फिर वैल्यू अलग एलोकेट की, फिर उस पर ऑपरेशन किया, फिर अलग वैल्यू एलोकेट हुई. सो दैट बिकेम द होल जिस्ट ऑफ व्हाई वी यूज वेरिएबल्स इन programming. And this again rule is not only for Python, it actually is applicable on every single programming language, that to be able to store and access the data through a variable name. That's the whole idea of using the variables. ठीक है, इसके पीछे डेटा टाइप्स की अलग एक गेम आती है, वो मैं अभी इस पे आता हूँ. वेरिएबल अब पाइथन में बनाते कैसे हैं, तो इसके ऊपर हल्का सा हमने लास्ट टाइम बात की थी. वेरिएबल्स जो कंटेनर्स हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस के इंफॉर्मेशन रखते हैं कि डेटा जो है किस मेमोरी एड्रेस पे सेव किया हुआ है. पाइथन के अंदर बेसिकली मेमोरी वेरिएबल क्रिएट करने का बहुत आसान सा तरीका है. उसमें सिर्फ आप वेरिएबल का नाम देते हो, इक्वल्स और उसकी वैल्यू, दैट्स इट. देयर इज नो डेटा टाइप्स डिफाइंड एक्सप्लिसिटली. एक्सप्लिसिटली मींस जैसे हम जावा के अंदर इंटीजर करके एक्सप्लिसिटली बताते थे कि भाईजान ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसमें वो बताने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, हमने कह दिया, जबरदस्त हुआ. तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स बहुत आसान से कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल से रूल्स हैं. बस क्या रूल है कि भाई आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, और आपने आके x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है वो असाइन कर देनी. तो वेरिएबल्स को जो है ना आप डिक्लेयर करके उसको ओवरराइड नहीं कर सकते. ये एक और रूल सिंपली हमारे पास आया था. सो x इज इक्वल्स टू 4 किया, वैल्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया, मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गया, वेरी सिंपली चीज डन हो गई. हमने कहा फर्स्ट क्लास. उसके बाद अगर एक दफा वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, तो अब आप जब उसको दोबारा कॉल करोगे तो बेसिकली आप उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हो. तो x इज इक्वल्स टू 4 किया, वैल्यू चेंज हुई, तो अब x के पास मेमोरी की लोकेशन आई, उसमें हमने वैल्यू डाल दी. ठीक है, अब दोबारा जब आपने x को कॉल किया और x इज इक्वल्स टू 10 किया, तो वो मेमोरी अपडेट कर देगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन द वे पाइथन वर्क्स इसके, बिकॉज हमने एक्सप्लिसिटली उसको डेटा टाइप नहीं बताया, वो इम्प्लिसिटली असाइन कर देगा कि यार पहली दफा मैंने x के अंदर वैल्यू 4 डाली थी. 4 एक इंटीजर नंबर है, तो हेंस पाइथन बजाते खुद उसको इंटीजर तस्वर कर लेगा. अब पाइथन ये कहता है कि भाईजान अगर आपने एक दफा इंटीजर वैल्यू उसमें डाल दी तो ये वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर हो गई. अब इंटीजर में आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते. अब जब आप इंटीजर में स्ट्रिंग डालने की कोशिश करोगे तो पाइथन हमारे पास एतराज करेगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ता है. लेकिन इसी वजह से हम जो है x इज इक्वल टू 4 कहते हैं, तो इंटीजर आ गया. अब x इज इक्वल टू सैली, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग. टिपिकली जावा है तो उसमें ये चीज हम नहीं कर सकते थे. सी शार्प है, जावास्क्रिप्ट है, इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर हम नहीं कर सकते थे डेटा टाइप की वैल्यू. लेकिन क्योंकि पाइथन के अंदर इम्प्लिसिटली डेटा टाइप ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे हैं. ठीक है, अगेन अब ये इम्प्लिसिट का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारे नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पाइथन हट जाता है उससे. अगेन कैसे, जावा अगर मैं काम कर रहा हूं तो जावा में हम एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि ये डेटा टाइप x इज इक्वल्स टू 10 है.
मीन्स इंटीजर है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब उस इंटीजर के अंदर मैं फ्लोट वैल्यू भी नहीं डाल सकता, क्योंकि एक तो मेमोरी साइज भी बड़ा हो जाता है, कास्टिंग नहीं हो सकती, लार्ज शॉर्ट में नहीं आता, हमें उसकी कास्टिंग करनी पड़ती है, शॉर्ट बड़े में चला जाता है, छोटी वैल्यू बड़े में चली जाती है कास्टिंग के रूल के हिसाब से। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा, स्ट्रिंग को डायरेक्टली आप इंटीजर वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते इंटीजर उसमें, जब प्रोग्रामिंग में, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपने डेटा टाइप बताया हुआ। पाइथन में क्योंकि इम्प्लिसिटली सारी चीजें हैंडल हो रही होती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x इज इक्वल्स टू 4 करोगे तो वो इंटीजर बना देगा। अब जब उसको x इज इक्वल्स टू सैली करोगे, या सॉरी स्ट्रिंग कर दोगे, तो अब पाइथन क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली चेंज कर देगा। पाइथन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली डेटा की टाइप को खुद ही चेंज कर देगा, क्योंकि वो इम्प्लिसिटली उसकी जिम्मेदारी है। अब वो इवन दो देखेगा कि यार ये पहले इंटीजर था, अब आप इसमें स्ट्रिंग दे रहे हो, अब उसूलन तो उसको एरर जनरेट करना चाहिए, ठीक है। अभी हम स्ट्रिक्ट मोड पे अलग पे आते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं, इस मोड में क्या होगा कि वो कहेगा अच्छा अब स्ट्रिंग आ रही है, तो वो पहले इंटीजर थी, अब नई वैल्यू आ रही है, तो क्योंकि उसको इम्प्लिसिटली कास्टिंग करनी है, उसके सिंटेक्स में दिया हुआ है, तो इम्प्लिसिटली इस चीज को कन्वर्ट कर देगा, अब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब जो नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइड करेगा वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यस, उसके बाद आते हैं कास्टिंग वाले इशू के ऊपर। तो इफ यू वांट टू स्पेसिफाई कि कौन सी डेटा टाइप किस वेरिएबल की होनी चाहिए और उसमें मखसूस टाइप का डेटा हर दफे इंस्टॉल होना चाहिए, तो हमें कास्टिंग करने की नौबत आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जांपल कल हमने लैब में भी किए थे। तो कोई भी डेटा हो, फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिखा, str is basically a function that we use for casting that will convert this number into a string form, या integer function, ठीक है। integer function means that we write int ब्रैकेट 3 इस वक्त इंटीजर नंबर है, तो इसको इंटीजर को इंटीजर में ही कास्ट कर देगा। तो इस तरह आप कोई भी यहाँ पे डेटा दोगे, ये फंक्शन उसको कास्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, इंटीजर के अंदर फ्लोट उसको फ्लोट में कास्ट कर देगा, सिंपल एज दैट। ये हमारे पास एक बेसिक इजीएस्ट मैकेनिज्म है। अब अगेन कास्टिंग से क्या मकसद, अगर जावा में कास्टिंग समझी हुई है की हुई है तो एक्सीलेंट, लेकिन टिपिकली कास्टिंग का अलग चैप्टर है बाय द वे, आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद, तो डोंट वरी, हम कास्टिंग के कुछ और एग्जांपल्स पे काम करेंगे तो थोड़ा बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन टिपिकली स्पीकिंग कास्टिंग बेसिकली मींस कि एक डेटा टाइप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना। इंटीजर एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप से मकसद क्या हुआ, एनी आइडिया? हाँ ठीक, डेटा टाइप का मतलब ये कि जब हम मेमोरी के अंदर डेटा को सेव कर रहे हैं, तो मेमोरी को ये बताना लाजमी हो जाता है कि जो डेटा तुम्हारे पास आ रहा है उसकी टाइप क्या है। बेस्ड ऑन दैट उसकी मेमोरी की स्पेस को वो एलोकेट करता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा उसकी मेमोरी एलोकेशन होती है, कितना स्पेस एलोकेट होना है, किस तरह से मेमोरी एलोकेट करनी है। इंटीजर है तो दे आर कंसिडर्ड एज अ होल नंबर्स, इंटीजर ऑलवेज आर कंसिडर्ड एज अ होल नंबर फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स और इन नेगेटिव में, ठीक है। उसके लिए एक स्पेस सिंगल फॉर एग्जांपल यूनिट एलोकेट होता है, बाय डिफॉल्ट 4 बाइट्स हमें पता है एलोकेट होते हैं, तो 4 बाइट्स किसी भी डेटा के जब हम इंटीजर बनाते हैं तो एलोकेट हो जाता है। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर एक हमारे पास आस्की कोड में उसका कोड सेव होता है, कैरेक्टर ए नहीं सेव होता, तो अगर मुझे ए को सेव करना है तो अब ए मेमोरी में सेव नहीं होता, हमें पता है कि उसका एक आस्की कोड सेव होता है, जिसके बाद फिर उसका बाइनरी अलग बनता है, उस पर बाद में आता है। हम नॉर्मली बाइनरी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, तो अगर मैं इंटीजर भी बात करूं तो एक्चुअली इंटीजर का भी पता है कि इंटरनली बाइनरी कोड सेव होता है, लेकिन इंटीजर में हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका नंबर सेव हो रहा है। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर उठा रहा हूं, तब कैरेक्टर ए है तो ए का कोड ए इटसेल्फ मेमोरी में सेव नहीं होता, कंप्यूटर को पता ही नहीं ए क्या चीज है। कंप्यूटर को ये पता है कि ए के पीछे एक एस्की कोड है 65, वो 65 को सेव करेगा। तो अब सोचो कंप्लीटली दो मुख्तलिफ चीजें आ गई, इंटीजर 65 तो इंटीजर हो गया, कैरेक्टर ए सेव किया तब भी 65 आया, लेकिन अब इसको इंटीजर तस्वर करेगा सिस्टम, इसको कैरेक्टर सेव करेगा, तब जब मैं ए इसको पुकारूंगा तो ये स्क्रीन पे मुझे फिर भी ए प्रिंट करके देगा, स्क्रीन पे ए प्रिंट करके देगा, जबकि वहां पे 65 मेमोरी में उसने सेव किया हुआ है, क्योंकि अब उसके वेरिएबल को पता है कि यार मैं कैरेक्टर की टाइप हूं, हैंस स्क्रीन पे रेंडर होने से पहले मैं उस कैरेक्टर का जो कोड है उसके रेलेवेंट उसकी वैल्यू एक्चुअल जो है उसको प्रिंट करूंगा। इसको पता है कि ये इंटीजर है, हैंस ये इंटीजर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज करके हमारे पास प्रिंट होगी, ठीक है। तो अब ये दो मुख्तलिफ फर्क आ गए, इसीलिए डेटा टाइप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग टू अंडरस्टैंड हाउ द मेमोरी इज वर्किंग। लेकिन ये अलग ही एक झंझट है, हजरत पाइथन ने कहा यार इसको टेंशन ना लो तुम लोग, ये मैं खुद ही इंटरनली सब चीजें हैंडल करूंगा,
ठीक है, इसीलिए हमारे लिए आसानी हो गई। बट उसमें कभी कभी होता है कि जब डेटा हमारे पास आ रहा होता है तो हमें पता होना लाजमी है कि डेटा किस टाइप का आ रहा है, ताकि मैं उसको कन्वर्ट करके अपनी मर्जी के टाइप के हिसाब से इस्तेमाल कर सकूं। जैसे कल हमने इनपुट्स के अंदर किया था, बाय डिफॉल्ट जब भी हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर्स के अंदर, तो मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह फ्लोट है, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है कि float always has a decimal value, so sometimes we need a decimal value, sometimes we just need an integer number, depending on calculation। कहीं पे डिवीजन हो रही है तो डेसिमल भी आ सकता है, तो हम फ्लोट ही यूज करते हैं। इसीलिए कहीं पे हम फ्लोट में कास्टिंग कर रहे हैं, कहीं इंटीजर में कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, फ्लोट भी बाय द वे टोटली अलग तरीके से सेव होता है मेमोरी में। आई होप यू ऑलरेडी नो दैट। फ्लोट भी ये होता है कि उसमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है ना, डेसिमल किस तरफ वाली वैल्यू उस तरफ वाली, ये दो मेमोरी में अलग अलग जगहों पे सेव होते हैं। दोनों डेटा जो डेसिमल से पहले, इसका अंग्रेजी में खास लफ्ज है जैन से निकल, हाँ प्रिसिशन, और डेसिमल के बाद वाला इसका वो है ना खास लफ्ज, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर कुछ ऐसे करके लफ्ज आते हैं, जैन से निकल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली दो अलग वैल्यूज बन जाती है और ये दो वैल्यूज अलग अलग सेव होती है मेमोरी में, इसीलिए फ्लोट हमेशा ज्यादा वैल्यूज लेता है। ठीक है, इंटीजर के हिसाब से शॉर्ट भी आता है, बाइट भी आता है, 2 बाइट्स भी 1 बाइट्स भी। फ्लोट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द 4 बाइट, छोटी से छोटी वैल्यू भी 4 बाइट्स लेगी, क्योंकि वो एक्चुअली मेमोरी में दो जगहें लेता है। डेसिमल से पहले वाली अलग सेव होती है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अलग जगह सेव होती है। ठीक है, तो ये इसका अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इंटीजर एक ही जगह सेव हो रही है, कैरेक्टर एक कैरेक्टर की सूरत में आस्की कोड सेव हो रहा है, स्ट्रिंग वो एक एरे कैरेक्टर एरे कहलाता है, उसकी एलोकेशन मेमोरी में कंप्लीट अलग होती है। तो हर डेटा टाइप की एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन मुख्तलिफ है, इसीलिए डेटा टाइप्स क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो पर पाइथन ने ये मसला हल किया हुआ है, हमें अब इसका टेंशन की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि डेटा कौन सा है, कब स्ट्रिंग हो रहा है, कहाँ इंटीजर हो रहा है, कहाँ फ्लोट हो रहा है, कहाँ बूलियन हो रहा है, कहाँ नल हो रहा है, और जब आप उसको रीड कर रहे हो तो क्या कास्टिंग की नौबत आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो कास्टिंग करने के लिए हम उसके फंक्शन को कॉल करते हैं, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इसी तरह से एक फंक्शन है द टाइप का। टाइप फंक्शन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कभी कभी जो डेटा आ रहा है हमारे पास, जरूरी नहीं कि हमें पता हो किस टाइप का डेटा आ रहा है, इट कैन वेरी फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू एग्जाम्पल्स, प्रोग्राम टू प्रोग्राम्स, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम्स। तो वहां पे हमें पता करने के लिए कि यार डेटा जो मेरे पास आ रहा है उसकी एक्चुअली टाइप कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन कहलाता है सिंपली टाइप का। टाइप ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज, उसको आप वैल्यू दो या वेरिएबल दो, वो आपको उसकी टाइप बता देगा कि यार ये जो है ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, ये जो है ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करेगा या फ्लोट से। तो यूजिंग द टाइप समटाइम्स वी आइडेंटिफाई कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसकी टाइप क्या है, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रामिंग, बिकॉज पाइथन के अंदर हमें पता ही नहीं है, हम डेटा डिक्लेयर नहीं करते, एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं है, तो समटाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इट गेट्स कंफ्यूजिंग इन अ लार्जर प्रोग्राम्स कि ये जो वेरिएबल था अब इसमें वैल्यू किस टाइप की है। दूसरा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बताया x इज इक्वल्स टू 10 इंटीजर, फिर x इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग दे दी, अब उसकी टाइप स्ट्रिंग हो गई, वेरिएबल वही x था, मेरे जहन में कि यार इसमें डेटा इंटीजर होना चाहिए, हमें पता चला आगे से वैल्यू स्ट्रिंग आई और उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, पाइथन इम्प्लिसिटली यहाँ पे कास्ट कर देता है। तो अब आगे चल के जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोग्राम में एरर आ रहा है, मैं स्ट्रिंग को x+2 कर रहा हूँ, वो स्ट्रिंग x+2 आउटपुट गलत आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर हमें वहां पे टाइप पता करनी थी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे वैल्यू कुछ और आ गई गलती से और उसकी टाइप ओवरराइड हो गई, टाइप चेंज कर दी पाइथन ने। तो ये टाइप का फंक्शन पाइथन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे। जब एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करते ना, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये कि हमें पता ही नहीं चलता। जावा में एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर की जाती है, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में और में, उसमें एडवांटेज ये कि ऑटोमेटिकली डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं होते अनटिल एंड अनलेस, बल्कि नहीं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते ही नहीं है, कास्टिंग इम्प्लिसिट हो जाती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है। यहाँ पे हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि ऑटोमेटिकली कास्टिंग हो जाती है। इवन डेटा टाइप्स के हिसाब से भी इम्प्लिसिट कास्टिंग में भी कैरेक्टर इंटीजर को असाइन हो जाता था, छोटी मेमोरी साइज बड़े में असाइन हो जाती थी। ठीक है, वो रूल था इम्प्लिसिट का, यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो इसीलिए टाइप एक सिंपल सा फंक्शन है दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज। ओके, इसी तरह फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, दीज आर मेथड्स वी यूज फॉर कास्टिंग। एज आई सेड, देयर इज अ होल चैप्टर फॉर कास्टिंग, तो मैं इस पर तफसील में जाऊंगा। टाइप भी अगेन वक्तन वक्तन हम आगे इस्तेमाल करते रहेंगे, क्या डेटा मेथड कौन सा है। तो किसी भी डेटा का टाइप पता करने के लिए हमें टाइप का एक फंक्शन है, इसको जरूर याद रखिएगा। टाइप लिख के जो भी डेटा देंगे वो आपको रिटर्न कर देगा ये डेटा की टाइप कौन सी है। अब आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग डबल और सिंगल कोटेशंस, as you have already guessed in previous examples, Python actually allows both. Python कहता है भजन दोनों अलाउड है, कोई मसला नहीं। आप सिंगल कोटेशन यूज करो, बिस्मिल्लाह, आप डबल कोटेशन यूज करो तब भी कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह। आप ट्रिपल कोटेशन भी यूज कर सकते हो बाय द वे,
ठीक है। लेकिन ट्रिपल कोटेशंस को अगर आपने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया तो उसको कमेंट कर देगा, इसीलिए ट्रिपल कोटेशंस हमारे पास यूज आ जाता है, ठीक है, एज अ मल्टी लाइन कमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे डबल कोटेशंस यूज की, सिंगल कोटेशंस यूज की, इट बेसिकली वर्क्स एज अ स्ट्रिंग, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो स्ट्रिंग में अच्छा, अब इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन भी होता रहता है। अक्सर एग्जांपल्स या अक्सर डेवलपर्स दे फॉलो अ सर्टेन कन्वेंशंस। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हमेशा डबल कोटेशंस यूज करते हैं, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावा, तो वी आर यूज्ड टू हैविंग अ डबल कोटेशन मार्क्स फॉर स्ट्रिंग्स। सम पीपल कमिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, वहां पे सिंगल कोटेशंस का दिए, वो फिर सिंगल कोटेशंस यूज करते हैं। तो आपको नेट पे जो एग्जांपल्स मिलेंगे, हो सकता है कि कहीं पे डबल कोटेशंस यूज की हुई हो, कहीं पे सिंगल कोटेशंस यूज की हो। तो ये क्लेरिफिकेशन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि यू नो, अच्छा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सिंगल भी अलाउड है, डबल भी अलाउड है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारे पास वैलिड आ जाती है। Case sensitivity, yes, JavaScript variables are, sorry, Python variables are case sensitive. वहां पे आपको स्मॉल ए और कैपिटल ए बेसिकली दो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे। स्मॉल ए 4 किया, कैपिटल ए सैली कर दिया, तो इसका मतलब ये कि दो अलग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, सेम एज इन जावा, ठीक है। सो इफ यू कमिंग फ्रॉम जावा एंड फॉलोइंग द सेम नेमिंग कन्वेंशंस, इट बेसिकली मींस सेम थिंग। तो पाइथन के अंदर भी इस चीज का ख्याल रखिएगा कि पाइथन इज हेविली केस सेंसिटिव। स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में वाज़ेह फर्क है। तो अगर आपने डिक्लेयर किए दोनों, दोनों बेसिकली दो अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वंडरफुल। चलें, सेक्शन 3 में बेसिकली कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है, वेरी क्विकली लेट्स गो ओवर थ्रू दैट। वेरिएबल नेम्स बेसिकली किस तरह के होने चाहिए? नाउ इफ यू हैव बीन डूइंग प्रोग्रामिंग, तो बेसिकली यू नो these rules very well, okay, so we reiterate that again. Why? Because nowadays market is becoming very fast, तो आपको कुछ प्रोफेशनल रूल्स का पता होना लाजमी है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो वो रूल्स को फॉलो करो। और ये इवन दो रूल्स सबको पता है, बट मोस्ट कॉमन हमारे पास मिस्टेक्स की जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अब वेरिएबल नेम जो है वो लाजमी अच्छा होना चाहिए। यू कैन यूज एक्स, यू कैन यूज वाई और एनी अदर वेरिएबल नेम्स फॉर दैट मैटर, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट एज लॉन्ग एज यू फॉलो सर्टेन रूल्स। पहला रूल आया था हमारे पास कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, and I believe this rule is across every single programming language. तो आप C++, जावा, C शार्प, R, पाइथन, हास्कल, कोई भी लैंग्वेज में आप चले जाएं, ये रूल तकरीबन सबके अंदर सेम आता है कि वेरिएबल का जो नाम है जिसको आपने डेटा में सेव करना है डेटा को, वो हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर हो, बस। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप उसको स्पेस से स्टार्ट नहीं कर सकते, डैश से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एट द रेट हुआ, हैश हुआ, एंड हुआ, हाइफन हुआ, स्टेरिक हुआ, कोई भी कैरेक्टर अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम्स के अंदर। वेरिएबल नेम स्टार्टिंग जो पहला कैरेक्टर है हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर, ये दो शर्त है। उसके बाद वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। 3 नेम इज कंप्लीटली नॉट अलाउड, ठीक है। 3, 4, 5 पहले कोई भी नंबर वेरिएबल से पहले देंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली ये एरर आ जाता है, ये सिर्फ पाइथन का नहीं है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल नेम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, अगेन ये नॉट स्पेसिफिक टू पाइथन है, चाहे एनी लैंग्वेज यू टेक, दिस रूल्स एक्चुअली फॉलो अक्रॉस इट। वेरिएबल नेम्स मस्ट बी अल्फान्यूमेरिक या अंडरस्कोर मैक्सिमम, बस, और कोई कैरेक्टर उसमें अंदर अलाउड नहीं होता। अल्फाबेट्स ABCD 1 2 3, 1 2 3 भी पहला 1 2 3 नहीं होना चाहिए, बाद में हो सकता है। पहला 1 2 3 नहीं होना चाहिए, पहला कैरेक्टर जो है वो 1 2 3 नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं भी आप डाल सकते हो या फिर अंडरस्कोर डाल दो, बस। स्पेस भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक कुछ रूल्स हैं। एंड देन कीवर्ड्स, अगेन हर लैंग्वेज के मखसूस कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स जो है आपने यूज कर सकते हैं। केस सेंसिटिविटी पे ऑलरेडी हमने बात की हुई थी। तो सम ऑफ द लीगल नेम्स आर हियर। माय वेरिएबल, माय अंडरस्कोर वार, ये भी लीगल है। अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर वार, ये भी लीगल है। माय वी कैपिटल करके दिया हुआ, ये भी लीगल है। माय वार पूरा कैपिटल में लिख दिया, ये भी लीगल है। माय वार 2 कर दिया, ये भी लीगल है, ठीक है। ये इस तरह के सिंपल एग्जांपल्स, ये तमाम वेरिएबल नेम्स ओके हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाले वेरिएबल नेम्स अलाउड नहीं है, मींस कोई वेरिएबल नेम जो कि नंबर से स्टार्ट होगा ये लीगल कंसिडर करेगा, हजरत पाइथन एरर दे देगा। किसी वेरिएबल नेम में आपने हाइफन, एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, यस, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई कुछ ऐसा यूज किया, कोई भी सिंबल यूज करेंगे आप एक्स्ट्रा, उस पर एरर आ जाएगा, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। सेकंड, थर्ड, स्पेस, अगेन स्पेस इज अ बिग नो नो, आप स्पेस किसी के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज स्पेस की वजह से वो दो अल्फाज, दो वर्ड बन जाते हैं। और वेरिएबल नेम ऑलवेज मस्ट बी अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड होना चाहिए, दो वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर दो वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपको बीच में अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसकी ऑप्शन आता है।
इसी तरीके से रिजर्व वर्ड्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो पाइथन के अंदर रिजर्व वर्ड्स अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के तौर पे, एज वेल एज इन एवरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर बेसिकली यही रूल आता है कि आप उसमें जो है वो कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते। हर लैंग्वेज के अपने मखसूस कीवर्ड्स हैं, तो जावा है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, सेम एज पाइथन। तो पाइथन में ये चंद एक हैं जो हमारे लिस्ट कॉमन यूज करते हैं, वक्तन वक्तन आप यूज करते रहोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। तो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, इज, ब्रेक, इफ एल्स, एलिफ वगैरह वगैरह, जो उसके कीवर्ड्स हैं जो वो अपने लिए टूल्स यूज करता है, वो भाई आप नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब नाम हम कैसे बनाएं, अब ये एक स्पेशल चीज आ गई। एवरी प्रोग्रामर हैज इट्स ओन स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम इसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी थोड़ी सी, वक्तन वक्तन हम इस पे बात करते रहेंगे। तो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड डेवलपर यू हैव टू हैव अ डेवलपर्स माइंड। उसमें वो फर्स्ट एक चीज आती कमेंट्स की, मैंने पहले डिस्कस किया था। यू एज अ डेवलपर मेक इट अ गुड, सॉरी आपके साथ भी डिस्कस नहीं किया, वो वेब में किया था। हाँ, एज अ गुड डेवलपर मेक इट अ हैबिट ऑफ गिविंग कमेंट्स। कल टास्क हमने किए थे, बहुत कम कमेंट्स मैंने भी नहीं रखे हुए थे क्योंकि मुझे टास्क जल्दी जल्दी करने थे, लेकिन उसमें कमेंट्स देना लाजमी होता है कि कौन सी इक्वेशन क्या कर रही है, कौन सी लाइन पे क्या हो रहा है, कहीं पे कोई चीज अनोखी हो रही है ना, तो मैं कमेंट करके उसके बारे में लिख दूं। गिविंग अ कमेंट्स विल मेक यू अ गुड डेवलपर, आपके कोड को शाइन करेगा, आपको लॉन्ग टर्म 2 साल के बाद भी आप कोड पढ़ोगे ना, तो कमेंट्स की वजह से आप समझोगे कि अच्छा यहाँ पे मैं ये कर रहा था। एंड दैट हेल्प्स इन इंडस्ट्री एज वेल। सो वंस यू गो टू एन इंडस्ट्री, नाउ every industry has developers of different levels, and usually in a project multiple people tend to work on same। ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेले कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, शायद वो डिपेंड्स ऑन दैट, बट नॉर्मल केस में क्या होता है कि देयर इज अ टीम ऑफ पीपल हु वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये कि जो काम आप कर रहे हो, आपका काम उसी कोड पे हो सकता है, उसी फाइल पे, थोड़ी देर के बाद दूसरा बंदा भी काम कर रहा हो, ठीक है, उसके बाद तीसरा बंदा भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो। तो कमेंटिंग हेल्प्स एवरीबडी इन द टीम नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। तो ये एक गुड डेवलपर की निशानी है कि वो अपने कमेंट्स पे रखता जाए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया। इसी तरीके से वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फाइल नेम, फंक्शन नेमिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस चीजें जो बच्चे करते हैं, स्पेशली यंग डेवलपर्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कुछ असूल बना दिए गए, अगेन ये रूल्स नहीं है, अब ये रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ना वही एक गुड डेवलपर की निशानी है कि जब आप कोई वेरिएबल नेम दे रहे हो, फंक्शन नेम दे रहे हो, क्लास नेम दे रहे हो, तो वो नेम आप किस पैटर्न पे दे रहे हो, उससे आपकी अप्रोच पता चलती है। ठीक है, उसमें एक अप्रोच हमारे पास आ जाती है कैमल केस की, और ये आप शायद करते आओ, पर इसका एक्चुअल में हम कैमल केस नाम यूज करते हैं। कैमल केस अल्फाज में आता है कि जो आप वेरिएबल दे रहे हो, दो अगर एक वर्ड में है तो स्मॉल में आएगा, नो प्रॉब्लम होता है। अगर दो वर्ड है तो पहला वर्ड का पहला लेटर भी स्मॉल होगा, बाकी सारा स्मॉल, लेकिन जो सेकंड वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा, उसका पहला वर्ड कैपिटल बनेगा, बाकी तमाम के तमाम स्मॉल में। ठीक है, इसी तरह अगर उसमें तीसरा वर्ड आ रहा है, जो तीसरा वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी तमाम का तमाम स्मॉल में। इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस मींस उसे ऊंट की हंप बनी हुई होती है ना, तो बीच में एक कैपिटल आ गया, फिर बाकी नॉर्मल हुआ, तो ये उस केस से रेफर किया गया। और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ नेमिंग है, कन्वेंशन है। So that means that every time you declare a variable, as a good developer, as a professional hoping to go into industry, you need to follow these practices. And amongst those practices is your variable name, your function names, your class names. ये तीनों नाम के ऊपर मद्देनजर ख्याल रखना, ये तीनों रूल के ऊपर ये न्यू रूल अप्लाई होता है। अगर एक वर्ड है तो स्मॉल में आएगा, दो वर्ड है तो पहला वर्ड स्मॉल में, बड़ा वर्ड जो सेकंड वर्ड होगा वो कैपिटल, उसका पहला लेटर कैपिटल में। ये कैमल केस नोटेशन कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास एक पास्कल केस आ जाता है। पास्कल केस, ईच वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स, वही वो नाम हुआ, लेकिन अब एम भी कैपिटल में, वेरिएबल का वी भी कैपिटल में, एन का एन भी कैपिटल में। ये पास्कल केस है। ये अब आजकल डेवलपर कम्युनिटी में ये कम इस्तेमाल होता है। आप कोई भी नेट पे ऑनलाइन कोड पढ़ोगे, बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो कैमल केस है वो मोस्ट कॉमनली इस वक्त यूज किया जाता है। तीसरा इसमें स्नेक केस आ जाता है। ठीक है, ये बहुत डेवलपर्स स्नेक केस को भी करते हैं। अब ये अगेन आपकी अपनी अप्रोच होगी कि विच माइंड यू वर्क ऑन, बट द आइडिया इज कि वंस यू स्टार्ट, यू नो कि यार मैं कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं, तो मेरी पूरी प्रोग्रामिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कहीं पे कैमल केस हो रहा है, कोई वेरिएबल कैपिटल है, कोई वेरिएबल स्मॉल है, कहीं पे अंडरस्कोर आ रहा है, कहीं पे क्या आ रहा है, तो ये आपकी एक डिसोरिएंट बनाता है। और ये जब एज अ यंग डेवलपर्स हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो अगर उसने आपके कोड को देखा, और अक्सर जगह पे कहते हैं कि यार ये कोडिंग करके दिखाओ तो मैं आपको पता चले, इंटरव्यू के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद एक कोडिंग टेस्ट भी होता है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो कोडिंग टेस्ट भी लेते हैं, वो फिर कोड देखते हैं कि यार अच्छा इसने कमेंट्स नहीं दिए,
ये चीज नोट की जाती है। वेरिएबल नेम्स कैसे दिए, नोट की जाती है। अगर मैं वहां पे एज अ हायरिंग कर रहा हूं तो मैं कोडिंग कराने का मकसद ये है कि चलो उसने प्रोग्राम तो बना लिया, ये एक फर्स्ट है, पर उसके बाद अब उसने कोड कैसे किया, ये फिर हम वैल्यूएट करते हैं कि क्या उसने कमेंट्स किए नहीं किए, क्या उसने के जो नेमिंग की है वो कन्वेंशन के हिसाब से की है या ऐसी की है। तो अगर 4 वेरिएबल्स थे तो चारों वेरिएबल का उसने किस तरीके से वेरिएबल नेम दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है एज अ प्रोफेशनल डेवलपर। तो मेक इट अ हैबिट फ्रॉम राइट वन। स्नेक केस में तमाम लेटर्स आते हैं लेकिन अब की बार अंडरस्कोर, तमाम स्मॉल कैप्स में अंडरस्कोर सेपरेटेड, ये कॉमन है। कैमल केस मोस्ट कॉमन है, और उसमें फिर हम मिक्स आउट कर लेते हैं कभी कभार के, सारा स्मॉल लेटर में लिख दिया, कभी कभी सारे वेरिएबल्स कैपिटल में कर दिए, एक्सवाइजी, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि वी विल ट्राई टू यूज कैमल केस अ लॉट, सो वी ट्राई टू स्टिक विद दिस थिंग। वेरिएबल नेम के अंदर भी, फंक्शन नेम के अंदर भी, क्लास नेम के अंदर भी हम उसी को इस्तेमाल करते चलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं पाइथन वेरिएबल नेम्स। तो स्टैंडर्ड गुड नेम्स हैं स्पैम वेरिएबल नेम्स जो हमने दिया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गुड आ गया, इसमें स्पैम आ गया, तो सिंगल वर्ड स्मॉल लेटर्स वेरी गुड, एग्स सिंगल वर्ड वेरिएबल नेम एक्सीलेंट, 1 2 3 जो नंबरिंग है वो एंड में दे दी, नो प्रॉब्लम, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, ये सारे नेमिंग कन्वेंशंस ओके हो गए। बुरी चीज क्या हुई जो एरर जनरेट करेगी कि अपने नंबर से स्टार्ट करें, हैश सिंबल किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करें या डेसिमल से स्टार्ट करें, ठीक है। ये तमाम के तमाम बुरे एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाते हैं कि स्पैम अगर आपने एसपीएम स्मॉल लिखा और इसका एस कैपिटल कर दिया, ये दो अलग अलग वेरिएबल नेम्स हो गए, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। या कंप्लीट कैपिटल में दे दिया तो ये भी वो हो गया। कंप्लीट कैपिटल वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन एक और है, वो उसको हम कांस्टेंट नेमिंग कहते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, स्पेशली फॉर एग्जांपल इफ यू गो इनटू पीएचपी, सी शार्प और ASP.NET, उनके अंदर ये केसिंग होती है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं मैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, ठीक है। जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम फुल कैप्स में लिखेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ पाई है या माय एज है। अब मेरा एज हैज टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो मैं उसको, अगर जावा है तो फाइनल का कीवर्ड लगा दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल दूसरी लैंग्वेजेस में तो हम कांस्टेंट या फाइनल लगा के उसको कांस्टेंट कर दिया कि नाउ दिस वैल्यू कैन नॉट चेंज। अब बिकॉज वो कांस्टेंट है तो डेवलपर्स को कैसे पता चले कि वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको कंप्लीट फुल कैपिटल्स में लिखते हैं। ये अलग ही केस आया था, इंडिकेटिंग कि नाउ दिस इज फुल कैप्स और आप चेंज नहीं कर सकते। तो वैल्यू ऑफ पाई फॉर एग्जांपल, तो पी आई अगर मैं लिखूंगा तो वो फुल कैप्स में लिखूंगा, इंडिकेट करने के लिए भाई ये वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, आप जो वेरिएबल है वो एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर असाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये जावा के अंदर भी हो जाता है, ओके। सो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल्स टू ऑरेंज बनाना चाहिए। अब क्या हुआ, 3 अलग वेरिएबल्स 3 अलग वैल्यूज एक ही लाइन में लिख दी, पाइथन भाईजान असाइन कर देगा। सॉरी, ये जावा में नहीं होता, ओके। ये एटलीस्ट मैंने रिसेंटली ट्राई नहीं किया, अपडेट्स में शायद लेटेस्ट वर्जन में हुआ, बट इफ आई रिमेंबर करली नहीं होता, राइट। ये वाली चीज सॉरी नहीं होती। ये कि 3 वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन, सिंगल वैल्यू 3 वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी, वो जावा में हो जाती है। आई थिंक वो इसमें भी हो जाएगी, वो अलग चीज हो जाती है। बट ये है कि पाइथन के अंदर 3 अलग वेरिएबल्स 3 अलग वैल्यूज हम ये भी असाइन कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड 3 अलग वेरिएबल्स आ गए, इज इक्वल्स टू 3 अलग वैल्यूज आई। अब वो चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, तीनों उस पर असाइन हो जाएंगी। जब आप एक्स वाई जी को प्रिंट करोगे तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग होगी। इसका जो इंपॉर्टेंट रूल ये है कि 3 वेरिएबल्स हैं तो वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। 3 वेरिएबल्स बनाए 4 वैल्यूज कर दी तो एरर हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स बनाए 2 वैल्यूज दे दी तो एरर हो जाएगा। 3 वेरिएबल्स 3 वैल्यूज, 99% ये चीज हम इस्तेमाल, मैं तो एटलीस्ट नहीं करता, कंफ्यूजिंग हो जाता है कोड के जिंदगी हो में हो क्या रहा है। ये चीज कॉमन है, ये चीज जावा में हो जाती है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स गिविंग सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू तीनों को अलग अलग असाइन हो जाएगी, ठीक है। हेंस जब आप इसको प्रिंट करोगे तो बेसिकली ऑरेंज 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 3 दफा प्रिंट होगा। ये एक सिंगल वैल्यू 3 वेरिएबल्स को हमने असाइन की, ये भी वेरिएबल असाइनमेंट में हम पाइथन में अलाउड है, ये बाकी प्रोग्रामिंग भी हमारे पास कॉमन आता है। इसी तरह से अनपैक कलेक्शन एक और कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली, कि अगर हम एरे बनाते हैं, ठीक है, और एरे को इकट्ठा हम तीनों वेरिएबल्स के अंदर अलग से असाइन कर दिया, इसको कहलाते हैं अनपैकिंग और अनपैकिंग कलेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जब सेट्स और ट्यूपल्स में जाएंगे इस टेक्निक के ऊपर, सो डोंट वरी अबाउट दैट मच। बेसिक आइडिया ये कि अगर आपने एरे बनाया तो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको इकट्ठा ही अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन करना चाह रहा हूं फॉर सम प्रोसेसिंग। अगर जावा होता तो मुझे उसके एरे को लूप करना पड़ता, 0 इंडेक्स पे आइटम उठाता, वेरिएबल 1 को असाइन करता, 1 इंडेक्स पे आइटम उठाता, दूसरे वेरिएबल को असाइन करता, 2 इंडेक्स पे आइटम उठाता, तीसरे को असाइन करता, तो लंबा चौड़ा कोड था, तो कोड होगा। यहां पे क्या है, सिंपली क्या करना, फ्रूट्स एरे बनाया, एक्स वाई जी वेरिएबल्स दिए, इज इक्वल्स टू फ्रूट्स, बस
तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरे एरे को अनपैक करके एक्स वाई जी के अंदर असाइन कर देगा। और जब आप एक्स वाई जी को प्रिंट करोगे तो हर किसी के पास अलग अलग वेरिएबल आएगा। शर्त वही है, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होना लाजमी है। इफ देयर आर 4 एलिमेंट्स इनसाइड दिस एरे, दे शुड आल्सो बी 4 एलिमेंट्स हियर। तभी वो प्रॉपर्ली 0 इंडेक्स से पहले को, फिर 1 इंडेक्स से दूसरे को, जिस सीक्वेंस में आप रखोगे उसी सीक्वेंस में वेरिएबल असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है, एज आई सेड मोर अबाउट दिस व्हेन वी स्टार्ट टू डिस्कस सेट्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, एरेज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अनपैकिंग ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो सिंस वी आर प्रोग्रामर्स, तो गुड प्रैक्टिस फाइनली क्या होगी हमारे पास, वो ये है कि भाईजान अगर मैंने इस तरह से वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर किए तो क्या हमें पता चल रहा है कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली लीगली दिस इज कंप्लीटली ओके, देयर इज नो एरर इनसाइड दिस कोड, ये परफेक्टली लीगल कोड है। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर मसला कहां पर आ रहा है? मसला कोई भी नहीं है, सब सही है। बात हमने की गुड प्रैक्टिस की, अच्छे बच्चों की, अच्छे डेवलपर की। प्रोफेशनल प्रो डेवलपर्स विल ऑलवेज हैव सम मीनिंग इनसाइड देयर कोड। इस वक्त क्या हो रहा है कि SL1QZ DCOCD, अब ये पता ही नहीं चला वेरिएबल क्या है। अगर इस वेरिएबल को मुझे 4 दफा यूज करना है ना, तो हर दफे मुझे पूरा नाम पढ़ना पड़ेगा, टिक टिक मैच करने में जिंदगी बेजार हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी हम अनॉय करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए ना, एग्जामिनर को या सुपरवाइजर को, हम इस तरह के वेरिएबल नेम्स डाल देते हैं कि बच्चू जा पढ़ ले, चेक कर ले अब। ठीक है, लेकिन डेवलपर की सीक्वेंस में ना ऐसी चीज मुनासिब नहीं रहती। इसके बरक्स फिर दूसरी अप्रोच हम क्या यूज करते हैं, जो 90% बच्चे करता ही करते हैं, ABCD। वो मेरे एग्जाम्पल्स में मिलेगा ABCD, XYZ 1 2 3, X1 X2 X3। दिस इज अगेन अ वेरी बैड अप्रोच। ठीक है, ये भी अगेन मैंने वही कहा, अगर मैं स्टूडेंट्स को एवेल्युएट कर रहा हूं कि भाई वो क्या प्रोग्रामिंग उन्होंने कैसे की हुई है, तो वेरिएबल नेम्स, कमेंट्स एक हो गया, वेरिएबल नेम्स दूसरा हो गया कि कैसा केस यूज किया हुआ है, पर नाम इटसेल्फ क्या रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर उसने हर जगह पे ABCD 1 2 3 X1 Y1 XXYY XX2 XXYY2, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी बैड अप्रोच। दिस रिप्रेजेंट्स कि भाई ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, कौन सा वेरिएबल है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल डेवलपर्स, प्रोफेशनल अप्रोच, we go that we name our variables based on their purpose. We name the variables by the purpose they serve in coding. कि जो उनका मकसद है, जो उनका काम है, उस बेस पे हम उसके नाम को लिखें। अगर मेरे वेरिएबल का नाम है कि वो आवर्स बता रहा है, रेट बता रहा है, पे बता रहा है, तो मैं वही नाम लिखूंगा ताकि मैं पढ़ के समझ सकूंगा, अच्छा यहाँ पे आवर्स आ रहा है, यहाँ पे हमने रेट की बात की है, यहाँ पे एज की बात की है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे डेप्थ है। वो वेरिएबल नेम्स जो मेमोरी में इजीली रिमेंबर भी हो सकें, इसको हम कहते हैं मेनेमोनिक वेरिएबल नेम्स एज वेल, द नेम्स दैट वी कैन इजीली रिमेंबर एंड क्लिक इन आवर मेमोरी। तो अगर मैं वेरिएबल नेम फॉर एग्जांपल एज रख रहा हूं, तो अब जहां कहीं कोडिंग में मुझे एज का इस्तेमाल करना होगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये वेरिएबल कौन सा था, मुझे पता होगा कि मैंने एज वेरिएबल रखा, मैं एज लिखूंगा। मेक्स लाइफ मच मोर इजी। और केस सेंसिटिविटी के हिसाब से मुझे पता है मैं कैमल केस फॉलो कर रहा हूँ। एक वर्ड है तो स्मॉल में होगा, 2 वर्ड है तो पहला स्मॉल में होगा, दूसरा वर्ड पहले कैपिटल से स्टार्ट करेगा, तो मुझे बार बार ऊपर नीचे सर्च करके कोडिंग को चेक करने की भी नौबत नहीं आएगी। तो वी फॉलो द स्टैंडर्ड वे एज वेल, सो मेक इट अ हैबिट। और अगेन बहुत कम बच्चे इसको फॉलो करते हैं, बट स्टिल वी विल आल्सो ट्राई, कुछ जितना हो सका एग्जांपल्स में, we will try to give a proper wording name, proper name, so that we can easily correlate the purpose of this code. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ काम। ओके, सो यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, आई थिंक आज के लिए इनफ हो गया। ओके, देन नेक्स्ट आउटपुट्स, अगेन आउटपुट के ऊपर, प्रिंट के ऊपर हम थोड़ा लैब में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विल ट्राई टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस ऑन मंडे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और फिर बाकी चीजें करेंगे। होपफुली आई विल शेयर द स्लाइड्स विथ यू, ताकि फिर जो कंफ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फिर वहां से उसको ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस कर सकें। ठीक है।